हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास नाइन्थ बिहाइव का चैप्टर नंबर 6 जो है हमने पढ़ा था अब्दुल कलाम के बारे में। उसका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट मतलब इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी है मानचित्र पर धनुषकोडी और रामेश्वरम खोजें। आपको क्या लगता है कि वहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? आपको क्या लगता है कि लेखक, उसका परिवार, उसके मित्र और इसके शिक्षक आपस में कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपको रामेश्वरम का लिखना, खुद से बोलना आपको, है ना। तमिल बोलते हैं वहां पर, क्या है आप देखना। ठीक है, पर फर्स्ट पार्ट है, उसका पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस, मतलब अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? तो अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम मस्जिद की गली में था। सेकंड है कि व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि दिनमणि किसका नाम था? आपने, है ना, उत्तर के लिए कोई कारण बताओ। तो आंसर है दिनमणि एक अखबार का नाम है। अब्दुल कलाम इस अखबार की सुर्खियों में द्वितीय विश्व युद्ध की खबरों को ट्रेस करने का प्रयास करते हैं। थर्ड है हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। अब्दुल कलाम के स्कूल मित्र कौन थे, वे बाद में क्या बन गए? तो रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन उनके स्कूल के दोस्त थे। रामनाथ शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के पुजारी बने। अरविंदन आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने में व्यवसाय में चले गए। शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे के लिए कैटरिंग ठेकेदार बन गए थे। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी कैसे अर्जित की, कमाई? तो अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी अखबार बांटकर, अखबार बेचकर कमाई थी। फिफ्थ पांचवा क्वेश्चन है हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे। क्या इसके या इससे पहले उसने कोई पैसा कमाया था, किस तरह से? हाँ, उसने मतलब उन्होंने, अब्दुल कलाम ने पहले भी पैसा कमाया था। वह इमली के बीज इकट्ठा करते थे और मस्जिद की गली में एक किराने की दुकान, प्रोविजनल स्टोर में बेच देते थे। एक दिन के संग्रह से उन्हें एक आने की कमाई मिली थी। अब सेकंड पार्ट में है, आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 30 वर्ड्स में। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, मतलब इसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर छाट के छोटे पैराग्राफ में लिखना है। और पहला क्वेश्चन है लेखक कैसे वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है हिज फादर, हिज मदर, हिमसेल्फ। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। पहला है लेखक ने अपने पिता को एक बुद्धिमान और उदार व्यक्ति बताया है। जब वह दूसरों की मदद करता था तो उसे खुशी होती थी। उनके पास अधिक औपचारिक शिक्षा और धन दौलत नहीं थी। वह आत्मविश्वास और महान बुद्धि के व्यक्ति थे। वह अनावश्यक सुख सुविधाएं और विलासिता से परहेज करते थे, मतलब रॉयल लाइफ से परहेज करते थे। सेकंड, उसकी माता के लिए देखते हैं। उनकी माता के लिए क्या है? उनकी माता एक नेक दयालु महिला थी। वह बड़ी संख्या में लोगों को खाना खिलाती थी। उनमें एक सामान्य भारतीय माँ के सभी गुण थे। थर्ड हमारा था दोस्त, किसके लिए था? थर्ड क्वेश्चन हिमसेल्फ के लिए, खुद के लिए। तो मेरा जन्म एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मैं एक छोटा लड़का था जो दिखने में अलग था। लंबे और सुंदर माता पिता से पैदा हुआ था। मैंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और वैज्ञानिक बन गया। एरोस्पेस, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकेंड है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। वह कहते हैं कि उन्हें अपने माता पिता से कौन कौन सी विशेषताएं विरासत में मिली। तो आंसर है लेखक को नम्रता, मतलब नम्र स्वभाव, परोपकार, उपकार करना, और अपने माता पिता से विरासत में, मतलब अपने माता पिता से विरासत में यही मिली थी, नम्रता और परोपकारिता। उन्होंने अपने माता पिता से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पाठ सीखा। वह अपने माता पिता को अनुकरणीय जीवन के कारण आत्म अनुशासित थे, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन थे, बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एग्जाम्पलरी लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं हम। थर्ड पार्ट है डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास विद योर टीचर्स एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन 2 और 3 पैराग्राफ। आपको ये डिस्कस करना है क्लास में और लिखना है इसका आंसर। पहला क्वेश्चन ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सेज द ऑथर। कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के मामले में बहुत कठोर था, लेखक कहते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है विच सोशल ग्रुप डज ही मेंशन वेयर दीज ग्रुप्स इजिली आइडेंटिफाइबल, फॉर एग्जांपल बाय द वे दे ड्रेस्ड।
वह किन सामाजिक समूहों का उल्लेख करते हैं, बताते हैं। क्या इन समूहों की आसानी से पहचाना जा सकता है, उदाहरण के लिए अपने कपड़े पहनने के तरीके से। तो इसका आंसर है, लेखक उन लोगों के बारे में बात करता है जो विभिन्न जातियों की हैं और विभिन्न धार्मिक उपदेशों का पालन करते हैं। हाँ, इन समूहों को आसानी से पहचाना जा सकता है, उनके पहनावे, उनकी जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस है, संस्कृति है और रीति रिवाज से पहचान, जो कि अलग अलग थे सभी के। सेकेंड है वेयर दे, मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। क्या वे केवल अपने मत भेदों के बारे में जानते थे, या क्या वे स्वाभाविक रूप से दोस्ती थी और अनुभव साझा करते थे। सोचिए कि कलाम के घर में सोने के समय की कहानियां क्या थीं, उनके दोस्त कौन थे और उनके घर के पास में तालाब में क्या था। इसका आंसर है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव और मित्रता साझा की। लक्ष्मण शास्त्री ने लेखक और उनके मित्र को कक्षा में अलग करने के लिए शिक्षक को बुलाकर कहा कि वह मासूम बच्चों के मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर ना फैलाएं। Third, the author speaks both the people who were very aware of the differences among them and those who tried to bridge these differences. Can you identify such people in the text? लेखक उन लोगों की बात करते हैं जो बीच के मतभेदों, डिफरेंसेस के बारे में बहुत जागरूक थे और जिन्होंने इन मतभेदों को पाटने की कोशिश की, मतलब ढाकने की कोशिश की। क्या आप पाठ में ऐसे लोगों को पहचान कर सकते हैं? तो आंसर है, स्कूल शिक्षक ने सांप्रदायिक मतभेदों की प्रोत्साहित किया और लक्ष्मण शास्त्री और शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने इस पर कदाचार को हतोत्साहित किया, डिस्करेज किया। फोर्थ है, नरेट टू incidents that show how differences can be created and also how they can be resolved. How can people change their attitudes? दो घटनाओं का वर्णन करें जो दर्शाते हैं कि मतभेद कैसे पैदा किया जा सकता है और यह भी कि कैसे हल किया जा सकता है, लोग अपनी नजरिया कैसे बदल सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर है, प्रभावशाली लोग दोनों काम कर सकते हैं। एक शिक्षक में सांप्रदायिक मतभेदों को पाटने की, मतलब खत्म करने की क्षमता होती है और वह निर्दोष और अज्ञानी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है। नए शिक्षक ने यही किया, लेकिन विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी पत्नी का रवैया बदल दिया और उसे सही रास्ता दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम? अब्दुल कलाम जो है रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे? दूसरा क्वेश्चन है, इस पर उसके पिता ने क्या कहा, मतलब उनके पिता ने क्या कहा? तीसरा है, आपको क्या लगता है कि उनके शब्दों का अर्थ क्या है? आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये शब्द क्यों बोले? तो इसका आंसर देखते हैं हम। अब्दुल कलाम रामेश्वरम को जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में पढ़ने के लिए छोड़ना चाहते थे। दूसरा आंसर है इसका, उसके पिता, मतलब उनके पिता ने कहा कि वह जानते थे कि उसे पढ़ने के लिए दूर जाना होगा। उन्होंने एक सीगल का उदाहरण दिया और कहा कि एक सीगल अकेले और बिना घोंसले के सूरज के पार उड़ती है। तीसरा है, उसने ये शब्द इसलिए, मतलब उन्होंने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि उनका इरादा अपने कौशल को निखारना था। वह जीवन की कठोर वास्तविकता को जानते थे। बच्चों को अपने करियर बनाने और अपनी आजीविका कमाने के लिए, मतलब जीवन में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो पैसा कमाते हैं उसको हम आजीविका कमाना कहते हैं, के लिए अपने माता पिता से दूर रहना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने इन शब्दों को कहने में अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, सीगल वाली बात बोलकर। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। फाइंड द सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट वेयर दीज वर्ड्स अकर। पाठ में उन वाक्यों को खोजें जहां ये शब्द हैं। इरप्ट, सर्ज, ट्रेस, अनडिस्टिंग्विश्ड, कैजुअलिटी। इरप्ट का मतलब होता है विस्फोट, सर्ज का मतलब होता है उछाल और ट्रेस का मतलब होता है पकड़ना, है ना। अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब अविभाज्य, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, और कैजुअलिटी का मतलब होता है हताहत, परेशान होना। तो इसका आंसर है, द सेंटेंस इन द टेक्स्ट वेयर दीज वर्ड्स अकर फ्रॉम द फॉलोइंग दिया हुआ है। पहला, सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स, है ना, वो जो इमली का बीज था, इरप्ट इन द मार्केट। इस तरह सेकंड और थर्ड का आंसर यहाँ पर लिखा, यहाँ से लिया गया था। आगे देखते हैं हम, फोर्थ और फिफ्थ है। लुक एट दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी विच गिव्स एग्जांपल ऑफ हाउ दे आर यूज्ड। इन शब्दों को एक शब्दकोश में देखें जो उदाहरण देता है कि उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन इरप्ट? Use example to explain the various meanings of erupt. Now do the same
फॉर द वर्ड सर्च। व्हाट थिंग्स कैन सर्च, कौन सी चीजें फट सकती हैं। इरप्ट के विभिन्न अर्थों को समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करें। अब सर्ज शब्द के लिए भी ऐसा ही करें। क्या चीजें बढ़ती हैं। इसी तरह सेकंड थर्ड भी है, तो हम फर्स्ट का आंसर देखते हैं पहले। एन अर्थक्वेक कैन erupt, इमोशंस कैन erupt, एंगर कैन erupt। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल है एन अर्थक्वेक erupt इन सिसिली लास्ट नाइट। भूकंप आ सकता है, भावनाएं भड़क सकती है, गुस्सा पड़ सकता है। सिसिली में कल रात भूकंप आया। ठीक है, अ क्राउड, अब देखो सर्ज का देख लेते हैं। सर्ज मीन्स अ सडन पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट। सर्ज का मतलब क्या है, अचानक शक्तिशाली आगे या ऊपर की ओर गति करना। अ वेव सर्ज मतलब एक लहर उठती है। सर्जिस, अ क्राउड सर्जिस भीड़ उमड़ती है। अ स्टॉर्म सर्जिस मतलब एक तूफान उड़ता है। एग्जाम्पल है बर्ड्स सर्च फॉर फिश व्हेन वेव्स सर्च टुवर्ड्स द शोर। जब लहरें किनारे की ओर बढ़ती हैं तो पक्षी जो है मछली की खोज करते हैं। फर्स्ट का आंसर हो गया। इसी तरह सेकंड का और थर्ड का भी आंसर और हिंदी में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। देखो आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रीजन क्या है कि जब थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर बनता है ना तो इंसान जल्दी सीखता है और उसका पेशेंस बढ़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ फर्स्ट मैंने समझा दिया, सेकंड आप खुद से कर लो। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। अब यहाँ पर इसको मैच करना है। पहला ब्रोक मतलब टूटना, ब्रोक आउट मतलब टूट गया। अब ए बी सी डी ई एफ ये सारे आपको मैच करने हैं। तो पहला क्या क्या टूट गया, इसका आंसर आपका बिगन सडनली इन द वायलेंट, अचानक हिंसक तरीके से शुरू हुआ। सॉरी हाँ ठीक है, तो सी यही है। उसके बाद बी है अकॉर्डेंस विद मतलब के अनुसार, तो इसका है आपका एफ अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल प्रिंसिपल और सिस्टम, किसी विशेष नियम सिद्धांत या प्रणाली के अनुसार। तीसरा हेल्पिंग हैंड मदद करने वाला हाथ, तो तीसरे का जो है वो है डी जिसको कहते हैं हम असिस्टेंट मतलब सहायता। कुड नॉट स्टमक पेट नहीं भर सका। ठीक है, चौथे का है बी वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट बर्दाश्त करने की सक्षम नहीं था। फिफ्थ है जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट आत्मा की उदारता, तो पांचवें का है ए एन एटीट्यूड काइंडनेस रीडिंगनेस टू गिव फ्रीली दयालुता का रवैया मतलब दयालु जो काइंडनेस होता है उनका तरीका एटीट्यूड स्वतंत्र रूप से देने की तत्परता। फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी प्राधिकरण के आंकड़े, ऑथोरिटी का जो आंकड़ा होता है वो होता है हमारा पर्सन विद पावर टू मेक डिसीजन। तो ये मैच हो गया, बाकी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप मैच कर सकते हो। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। स्टडी द वर्ड्स इन इटैलिक। ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हो इटैलिक अपने वहां से देख के या हिंदी में आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये सारे वर्ड्स हैं है ना। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, रेगुलर का मतलब नियमित। ये सारे नोट करके आप इसे याद कर लो। ठीक है, और इसका आपको क्या करना है अपोजिट करना है। तो एडिक्वेट का इनएडिक्वेट हो जाएगा, पर्याप्त मतलब अपर्याप्त, रेगुलर का इरेगुलर हो जाएगा, डिमांडिंग का अनडिमांडिंग, ट्रू का अनट्रू, पेट्रोटिक का अनट्रू। ठीक है, तो इन और अन लगा के यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा इसको वीडियो पॉज करके, तो यही है इन और अन लगाना था। तो आप यहाँ से इसकी हिंदी भी देखकर याद कर सकते हो और कहाँ पर इन लगना है कहाँ पर अन लगना है वही बता सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 पैसिव वॉइस है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेजेस 76 एंड 77 है। चलो, रीराइट द सेंटेंसेस बिलो चेंजिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट इनटू पैसिव फॉर्म। पहला क्वेश्चन, यस्टरडेज कंपटीशन द प्राइजेस गिव अवे बाय द प्रिंसिपल। तो इसका आंसर हो जाएगा इन यस्टरडेज कंपटीशन द प्राइजेस वर गिवन अवे बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, तो गिव अवे का क्या हो जाएगा गिवन अवे। क्यों, क्योंकि ये पास्ट का फॉर्म है, पास्ट में जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस का रूल पढ़ लो आप इसी प्लेलिस्ट में, मतलब इसी की प्लेलिस्ट या लिंक में आपको मैं वीडियो डाल दूंगा ग्रामर पोर्शन का, ग्रामर पढ़ लेना, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी क्या है। ठीक है, इसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी तरह सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, आप ग्रामर पढ़ लेना, वहां से आपको सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट है रीराइट द पैराग्राफ बिलो यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको करेक्ट फॉर्म भरना, तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा करेक्ट फॉर्म है, हिंदी में समझा रखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये करेक्टेड है। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन हो गया
और यहाँ पर इसका आंसर है, ये आपका हिंदी में है। ऑयल फार्म सीड्स, यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं इसको, और उसका आंसर सही करके यहाँ लिखा हुआ है। चलो डिक्टेशन है, डिक्टेशन आप अपनी फैमिली में किसी से बोल दो कि वो बोल दे आपको, और ये डिक्टेशन लिख लो, फिर मैच कर लो कितना सही लिखा है आपने। ठीक है, सेकंड वाला ये आ गया, थर्ड वाला ये है। ठीक है, तो सभी का आंसर कुछ होगा तो। उसके बाद स्पीकिंग आ गया, हेयर इज अ टॉपिक फॉर यू टू थिंक अबाउट, गिव योर ओपिनियन ऑन। मतलब यहाँ आपके लिए विषय है थिंक अबाउट, मतलब सोचने के बारे में, अपनी राय देने के लिए। फिर उसके बाद कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट इट, आस्क योर फ्रेंड्स, सीनियर्स, पेरेंट्स टू गिव योर देयर ओपिनियन, यू ओपिनियन। मतलब पता करें कि किसी दूसरे लोग जिसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त हो गए, वरिष्ठ हो, जो सीनियर हो गए, माता पिता, राय देने के लिए कहें। करियर बिल्डिंग इज द ओनली गोल ऑफ एजुकेशन, करियर निर्माण जो है ही शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य है। गेटिंग अ जॉब, गुड जॉब इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब एक अच्छा इंसान होने से ज्यादा जरूरी है कि अच्छी नौकरी पाना। यू कैन यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस, आप जो फ्रेजेस हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहला है while गिविंग योर ओपिनियन आई थिंक दैट, ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, और सेकंड का ये रहा, थर्ड ये रहा, करियर बिल्डिंग इज ओनली गोल ऑफ एजुकेशन, मतलब करियर बिल्डिंग ही शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य है। उसके बाद ये सारे क्लास एक्टिविटी है, आप खुद से कर सकते हो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद राइटिंग पोर्शन में आ गया, पहला क्वेश्चन है थिंक एंड राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ व्हाट लाइफ इन रामेश्वरम इज द 1940s मस्ट हैव बीन लाइक। सोचिए और लिखिए कि 1940 के दशक में रामेश्वरम का जो जीवन था कैसा रहा होगा। लोग अमीर थे, गरीब भी थे, है ना, वर पीपल रिच और पुअर, हार्ड वर्किंग और लेजी, हार्ड वर्किंग थे, लेजी थे, होपफुल ऑफ चेंज और रेजिस्टिंग टू इट, मतलब बदलाव की उम्मीद थी या बदलाव को रोकने वाले थे ये। ठीक है, तो इसका आंसर है 1940 के दशक में रामेश्वरम के लोग रूढ़िवादी और सहिष्णु थे। कहानी में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, है ना, भावना वातावरण में जन्म लेता है और अधिकार के आंकड़ों द्वारा कुछ निश्चित तरीकों से प्रशिक्षित होता है, जानकारी हासिल मिलती है उसे। रामेश्वरम के लोग सांप्रदायिक असहिष्णुता के आधार पर किसी को भी अपने बच्चों को उकसाने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थे। वे सभी धार्मिक लोग थे और अपने जीवन की विलासिता का आनंद लेना पसंद नहीं करते थे, मतलब इंजॉय कह सकते हो। उनके पास चूना पत्थर और ईंट से बने पक्के घर भी थे। वे सभी अनावश्यक सुख सुविधाओं से बचते थे, मतलब बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं लेना चाहते थे, और अपने परिवार के सदस्यों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जिसमें पोएम देखना है हमें, नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम देखेंगे।